1971 के युद्ध से कुछ हफ्ते पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी सेना ने जंगल के अंदर एक मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन पोस्ट बना रखा है। टीम धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ी। ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। हवा इतनी ठंडी थी कि कुछ ही मिनट में हाथ सुन्न होने लगते थे। टीम ने पूरी रात वहीं बिताई। 2016 में उरी में आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उस रास्ते में एक खतरा था और इसी जानकारी को हासिल करने के लिए भारत के पास है कुछ बेहद गुप्त टीमें। जून 1999 रात के 2 बजे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच तापमान 0 से कई डिग्री नीचे 4 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई पहचान। उनका लक्ष्य है पाकिस्तान की एक नई चौकी जो कुछ ही दिनों पहले इस पहाड़ी दर्रे के पास बनाई गई है। अगर ये चौकी पूरी तरह सक्रिय हो गई तो नीचे मौजूद भारतीय चौकियां और सप्लाई रूट खतरे में आ सकते हैं। इसलिए इन 4 लोगों को यहां भेजा गया है। उनके पास न भारी इक्विपमेंट्स हैं, न कोई बैकअप। उनका असली काम है बस इतना पता लगाना कि चौकी में कितने सैनिक हैं, उनकी गश्त का समय क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कहां से जाता है। लेकिन अगर ये पकड़े गए तो न सिर्फ मिशन नाकाम होगा बल्कि दुश्मन भी सतर्क हो जाएगा। और ऐसे ही खतरनाक मिशनों को अंजाम देने के लिए भारत के पास हैं कुछ बेहद गुप्त टीमें, छोटी, तेज और लगभग अदृश्य। अनौपचारिक तौर पर इन्हें कहा जाता है घोस्ट यूनिट। ये वो लोग हैं जो शोर नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनकी जीत का जश्न कभी सार्वजनिक नहीं होता और जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं होता। भारतीय सैन्य संरचना में ऐसी गुप्त रिकॉनेसेंस टीमों का महत्व धीरे धीरे समय के साथ समझ में आया। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय सेना के लिए एक कड़वा अनुभव था। इस युद्ध ने भारतीय सेना को यह एहसास कराया कि केवल हथियार और सैनिक ही पर्याप्त नहीं है। दुश्मन की गतिविधियों को पहले से समझना, उसकी तैयारी का अंदाजा लगाना और उसके कमजोर बिंदुओं की पहचान करना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद भारतीय सेना ने रिकॉनेसेंस यानी खुफिया निगरानी और जानकारी जुटाने वाली इकाइयों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, जो दुश्मन की हर गतिविधि पर चुपचाप नजर रख सके और सही समय पर उसकी जानकारी सेना तक पहुंचा सके। और यही काम करती हैं घोस्ट यूनिट्स। लेकिन इन टीमों का काम केवल निगरानी करना ही नहीं होता। कई बार इन्हें ऐसे मिशन दिए जाते हैं जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कभी बात भी नहीं की जाती। दुश्मन की नई चौकी कहां बन रही है, किसी पहाड़ी दर्रे में दुश्मन की गश्त का समय का पता लगाना, यही काम अक्सर इन टीमों को दिए जाते हैं। सुनने में उनका मिशन साधारण लगता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे ऑपरेशन भी छिपे हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है। 1971 के युद्ध से कुछ हफ्ते पहले पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय रिकॉन टीम को एक खास मिशन दिया गया। खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी सेना ने जंगल के अंदर एक मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन पोस्ट बना रखा है। यहीं से वो अपनी यूनिट्स को आदेश भेजते थे। 4 लोगों की एक छोटी टीम रात के अंधेरे में सीमा पार गई। उनके सामने पहली समस्या थी दलदली जमीन। हर कदम में पैर कीचड़ में धंस रहा था और अगर आवाज होती तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट उन्हें सुन सकती थी। टीम धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ी। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें दूर से रेडियो एंटीना दिखाई दिया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रेडियो पोस्ट के पास लगातार गश्त हो रही थी। टीम को कई मिनट तक जमीन पर बिल्कुल स्थिर लेटे रहना पड़ा, क्योंकि एक गश्ती सैनिक टॉर्च से आसपास देख रहा था। आखिरकार सही मौका देखकर टीम ने उस रेडियो पोस्ट की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी भेज दी। कुछ दिनों बाद भारतीय सेना ने उसी जानकारी के आधार पर उस इलाके की सप्लाई और कम्युनिकेशन को निशाना बनाया। कुछ इसी तरह कारगिल युद्ध के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को यह समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कितनी ऊंचाई पर बैठा है। तभी एक छोटी रिकॉन टीम को भेजा गया। रात का समय था। ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। हवा इतनी ठंडी थी कि कुछ ही मिनट में हाथ सुन्न होने लगते थे। टीम को एक खड़ी चट्टान पार करनी थी। गलत कदम का मतलब था सीधे सैकड़ों फीट नीचे गिरना। कई घंटे चढ़ाई करने के बाद वे एक चोटी के नीचे पहुंचे। यहीं से उन्होंने पहली बार दूरबीन से देखा। ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों की बंकर लाइन। दुश्मन इतना ऊंचा बैठा था कि नीचे से दिख ही नहीं रहा था। टीम ने पूरी रात वहीं बिताई, बर्फ में छिपकर दुश्मन की गतिविधियां नोट करते हुए। सुबह होते होते भारतीय सेना को पहली बार दुश्मन की सही पोजीशन का अंदाजा मिला और उसी जानकारी के आधार पर आगे के हमले शुरू किए गए। ऐसे ही एक और गुप्त मिशन में टीम को बर्फीले इलाके में भेजा गया, जहां दुश्मन की नई गतिविधियों की आशंका थी।
समस्या ये थी कि उस इलाके में लगातार बर्फीले तूफान आते थे। टीम को कई बार बर्फ के बीच घंटों तक छिपकर इंतजार करना पड़ा। ऑक्सीजन कम थी और तापमान शून्य से बहुत नीचे। लेकिन कई दिनों की निगरानी के बाद उन्हें पता चला कि दुश्मन एक नया सप्लाई रूट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये जानकारी तुरंत आगे भेजी गई और उसी के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बदली गई। इसी तरह 2016 में उरी में आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना की सबसे बड़ी चुनौती थी सीमा पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड तक सुरक्षित पहुंचना। एक रिकॉन टीम को रात में एलओसी के पास भेजा गया। उन्हें शक था कि एक सूखी नदी का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस रास्ते में खतरा था। बीच में एक दुश्मन की छोटी चौकी थी। टीम कई घंटे तक पत्थरों के पीछे छिपकर बैठी रही। आधी रात के बाद गश्त कम हुई। तभी सैनिक धीरे धीरे नदी के पत्थरों के बीच आगे बढ़े। उन्होंने पूरे रास्ते को मैप किया, कहाँ कांटेदार तार है, कहाँ माइन हो सकती है और कहाँ से चुपचाप गुजरना संभव है। यही रास्ता बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किया गया। फिर 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देना था। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच में उन इलाकों में आतंकी कैंप सक्रिय हैं? खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी, लेकिन अंतिम पुष्टि जरूरी थी। सीमा के पास एक गुप्त निगरानी टीम कई दिनों तक उस इलाके की गतिविधियां रिकॉर्ड करती रही। उन्होंने देखा हर शाम कुछ वाहन उस परिसर में आते थे। रात में वहां रोशनी जलती थी और सुबह फिर सब शांत हो जाता था। इस पैटर्न को कई दिनों तक रिकॉर्ड किया गया। जब सारी जानकारी सैटेलाइट इमेज और अन्य इंटेलिजेंस से मैच हुई, तब वायुसेना को अंतिम टारगेट कंफर्मेशन मिला और फिर शुरू हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये घोस्ट यूनिट्स बनती कैसे हैं। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पाने वाली यूनिट्स में गिनी जाती हैं। इन सैनिकों की चयन प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि कई बार 80 से 90% उम्मीदवार बीच में ही बाहर हो जाते हैं। जो अंत तक टिकते हैं वही बनते हैं विशेष बलों के सैनिक। इस चयन प्रक्रिया को प्रोबेशन कहा जाता है। ये कई हफ्तों तक चलने वाली ऐसी परीक्षा होती है जिसमें सैनिकों की शारीरिक ताकत ही नहीं, मानसिक सहन शक्ति भी परखी जाती है। उन्हें लगातार कई किलोमीटर तक भारी सामान के साथ मार्च करना पड़ता है, कभी नींद के बिना, कभी भोजन के बिना और कई बार बेहद कठिन मौसम में। लेकिन ट्रेनिंग केवल ताकत की नहीं होती। उन्हें सिखाया जाता है कैसे बिना आवाज किए आगे बढ़ना है, कैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढना है, कैसे दुश्मन के इलाके में कई दिनों तक जिंदा रहना है और कैसे मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौटना है। इन टीमों में केवल 4 से 8 सैनिक होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक पूरी बटालियन जितना हो सकता है। दुनिया के कई देशों के पास ऐसी विशेष रिकॉन यूनिट्स होती हैं। अमेरिका की नेवी सील्स, ब्रिटेन की SAS और रूस की स्पेट्सनाज़। इन सब की कुछ टीमें ऐसे मिशनों में विशेषज्ञ होती हैं जहां सैनिकों को दुश्मन के इलाके में जाकर जानकारी जुटानी होती है। लेकिन भारत की घोस्ट जैसी रिकॉन टीम्स की एक खास बात है। इनका काम अक्सर उन इलाकों में होता है जहां केवल दुश्मन ही नहीं, प्रकृति भी चुनौती बन जाती है। घने जंगल, बर्फीली पहाड़ियां, रेगिस्तान और लंबी सीमाएं। इन सैनिकों को हर परिस्थिति में काम करना पड़ता है। उनका मिशन इतना गोपनीय होता है कि उनको अपने साथी की भी पूरी जानकारी नहीं होती है, और अगर मिशन सफल हो जाए तो शायद दुनिया को कभी पता ही ना चले कि कुछ हुआ था। युद्ध की दुनिया में एक नियम है, जो पहले देखता है वही जीतता है। और गोस्ट यूनिट्स का काम ही है सबसे पहले देखना, समझना और चेतावनी देना। लेकिन इन सैनिकों की जिंदगी आसान नहीं होती। वे अक्सर परछाइयों में रहते हैं। उनके मिशन के बारे में किताबें नहीं लिखी जाती, उनकी कहानियां अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती। कभी कभी इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो मंच पर खड़े होते हैं, लेकिन असली इतिहास उन लोगों द्वारा लिखी जाती है जो परछाइयों में काम करते हैं। भारत की सीमाओं पर, कहीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच या घने जंगलों की खामोशी में शायद इस समय भी कुछ सैनिक आगे बढ़ रहे हों, बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान के। क्योंकि भारत की सुरक्षा की कहानी में कुछ सबसे बहादुर सिपाही वही होते हैं जिनके नाम दुनिया शायद कभी नहीं जान पाती। और यही वजह है कि हर सुरक्षित सुबह के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य परछाइयां पहरा दे रही होती हैं।